हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम लोग जो कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है इसमें जो यूजीसी नेट है उसके सिलेबस में हम लोग सोशियोलॉजी के जो 26 थिंकर्स हैं उन्हीं को इस समय कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम लोग मिशेल फौकॉल्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसे थिंकर्स हैं जो आप लोगों को, जब इनके बारे में आज हम लोग लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि ये बिल्कुल एक अलग से थिंकर्स हैं। मुझे भी ये नहीं समझ में आ रहा था कि मिशेल फौकॉल्ट को हम क्यों पढ़ते हैं, लेकिन एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल अलग हट के रहा, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग इनकी थ्योरीज, अगर आप लोगों को लगे कि इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर इनकी बुक्स की बात मैं करूं तो इन्होंने सेक्सुअलिटी की बात की है, इन्होंने पावर की बात की है, इन्होंने डिसिप्लिन और पनिशमेंट की बात की है, ऑर्डर ऑफ थिंग्स की बात की है। तो अगर ऐसा हम लोग जब इनके बुक्स के नेम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कुछ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे क्या। लेकिन आज जब मैं इनको डिटेल में समझ रही थी, जब इनके लेक्चर मैं कई दिनों से तैयार कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसे पर्सन थे ये जो खुद अपने जीवन में उसको खुद उन्होंने झेला था, उसी को उन्होंने जिया था, जो थ्योरीज उन्होंने दिया है, जिसको मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि यदि एक किसी थिंकर्स को, किसी विचारक को समझना हो तो उसकी जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम उनके हर जो, चाहे वो उनकी थ्योरी है, चाहे उनकी बुक्स हों, हर उनके पहलू को हम लोग ईजिली समझ लेते हैं। तो आज का लेक्चर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत छोटा होने वाला है, ये मैं कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा एक लेंदी लेक्चर होने वाला है। लेकिन आप लोग इससे बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये जो लेक्चर है आज हम लोग इन्हीं के जीवनी को समझते हुए, इनकी जीवनी आपस अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जीवनी रही है। इनका लाइफ, इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में झेला है। तो इस तरीके से हम लोग इनके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे इनकी बुक्स हैं, इन्हीं के जो जीवन में क्या बीता है उसी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगर इनकी मेन इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये मिशेल फौकॉल्ट हैं। इनके मेन इंटरेस्ट की यदि बात करें तो इनको एथिक्स में, हिस्टोरिकल एपिस्टेमोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, फिलॉसफी ऑफ लिटरेचर, फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में इनका मेन इंटरेस्ट रहा है। इनके नोटेबल आइडियाज़ क्या हैं, तो नोटेबल आइडियाज़ इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को इसी से मिल जाते हैं। काफ़ी कुछ की टर्म जो आप लोग बोलते हैं कि इनके की टर्म क्या होते हैं, इन्होंने बायो पावर की बात की है, अर्थात बायो पॉलिटिक्स की बात की है, डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की बात की है, डिस्कोर्स एनालिसिस, डिस्कर्सिव फॉर्मेशन, डिस्पोजिटिव एपिस्टेम की बात की है, आर्कियोलॉजी, कैरेसेरल की बात की है। तो ऐसे बहुत सारे टर्म हैं, कैरेसेरल, आर्किपिलैगो। ये एक बोलेंगे कि चूँकि इंग्लिश का भी ये लैंग्वेज नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टीज होती है। जीनियोलॉजी की बात इन्होंने की है, गवर्नमेंटलिटी की बात की है, हेट्रोटोपिया की बात की है, गेज, लिमिट एक्सपीरियंस, पावर नॉलेज की बात की है, पैनोप्टिसिज्म की बात की है। ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं। ये ज़रूर आप लोग सिर्फ ये नोटेबल आइडियाज़ अगर आप लोग याद रखें तो ये समझ लीजिए कि मिशेल फौकॉल्ट से रिलेटेड जो की टर्म्स पूछ दिए जाते हैं, या कहीं कुछ कोर्ट में दे दिया, या कहीं कुछ पूछ दिया कि ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ ईजी हो जाएगा। सब्जेक्टिवेशन एडजस्टमेंट की बात की है इन्होंने, पैरहेसिया, ये आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है, विजिबिलिटीज़ की बात की है, और रिजाइम्स ऑफ ट्रूथ की बात की है। तो ये तो इनके कुछ की टर्म्स थे। आगे हम लोग इनको अभी डिटेल में समझते हैं। एक संक्षिप्त जीवन परिचय इनका देख लेते हैं, फिर इन्हीं के जीवन परिचय को हम लोग डिटेल में समझेंगे, और इससे आप लोगों को ये
एहसास हो जाएगा कि मिशेल फोकाल्ट ने आखिर में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, डिफरेंट बुक्स लिखे हैं, आखिर में ये उन्हीं के अपने जीवन की ही देन थी। पॉल मिशेल फोकाल्ट, इनका पूरा नाम है, 15 अक्टूबर 1926 से 25 जून 1984 तक एक फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और साहित्यिक आलोचक थे। फोकाल्ट के सिद्धांत मुख्य रूप से शक्ति और ज्ञान के बीच संबंधों को संबोधित करते हैं और सामाजिक संस्थानों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण के रूप में उनका उपयोग कैसे किया जाता है। हालांकि अक्सर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी के रूप में उद्धृत किया जाता है, फोकाल्ट ने इन लेबलों को खारिज कर दिया। इन्होंने ऐसा नहीं माना कि मैं कोई संरचनावादी हूँ या फिर उत्तर आधुनिकतावादी हूँ। उनके विचारों ने शिक्षाविदों को प्रभावित किया है, विशेष रूप से संचार अध्ययन, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अपराधशास्त्र, सांस्कृतिक अध्ययन, साहित्यिक सिद्धांत, नारीवाद, मार्क्सवाद और आलोचनात्मक सिद्धांत में काम करने वालों को। तो आप लोग देख सकते हैं कितना एक ब्रॉड रेंज है इनका, वाइड रेंज है। सोचने का, इनका समझने का नज़रिया बिल्कुल अलग था। पोइटियर्स, ये एक स्थान का नाम है, फ्रांस में एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे फोकाल्ट की शिक्षा लीनी हेनरी फोर्थ इकोले नामले सुप्रियर में हुई, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र में रुचि विकसित की और अपने शिक्षकों जीन हाइपोलाइट और लुइस अल्थ्यूजर, नाम आप लोगों को पता है, के प्रभाव में आए। पेरिस विश्वविद्यालय सोरबोन में, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान की डिग्री हासिल की। विदेश में एक सांस्कृतिक राजनयिक के रूप में कई वर्षों तक रहने के बाद वह फ्रांस लौट आए और अपनी पहली प्रमुख पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ मैडनेस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैडनेस की बात होती है, यहाँ पे क्लिनिक की बात होती है, यहाँ पे डिसिप्लिन पनिश की बात होती है। तो इन्होंने पहली पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ मैडनेस प्रकाशित की 1961 में। 1960 और 1966 के बीच क्लेरमोंट फेरैंड विश्वविद्यालय में काम प्राप्त करने के बाद उन्होंने द बर्थ ऑफ क्लिनिक 1963 और द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966 का प्रकाशन किया था, जिसमें संरचनावाद के साथ उनकी बढ़ती भागीदारी प्रदर्शित हुई, जिसके बाद में उन्होंने खुद को दूर कर लिया था इन सारे मुद्दों से। ये पहले 3 इतिहास एक ऐतिहासिक तकनीकी का उदाहरण देते हैं जिसे फोकाल्ट पुरातत्व नामक विकसित कर रहे थे। 1966 से 1968 तक फोकाल्ट ने फ्रांस लौटने से पहले ट्यूनिस विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया, जहां वे पेरिस एथ के नए प्रायोगिक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के प्रमुख बने। फोकाल्ट ने बाद में द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इस सारी की सारी इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, 1969 में प्रकाशित किया गया था। 1970 में फोकाल्ट को कॉलेज डी फ्रांस में भर्ती कराया गया, अर्थात वहाँ पे वो एडमिशन लिए थे, या ये कहें कि वहाँ पे वो कार्यभार संभाले थे। यह सदस्यता उन्होंने अपनी मृत्यु तक बरकरार रखी थी। वह नस्लवाद और मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ और दंडात्मक सुधार के अभियानों में शामिल कई वामपंथी समूहों में भी सक्रिय हो गए। फोकाल्ट ने बाद में डिसिप्लिन एंड पनिश, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1975 और द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने पुरातात्विक और वंशावली पद्धतियाँ विकसित की, जिसमें समाज में सत्ता द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर जोर दिया गया। फोकाल्ट की पेरिस में HIV अर्थात एड्स की जटिलताओं से मृत्यु हो गई। वह इस बीमारी की जटिलताओं से मरने वाले फ्रांस के पहले सार्वजनिक व्यक्ति बन गए। उनके साथ ही डेनियल डेफर्ट ने उनकी याद में एड्स चैरिटी की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे इनकी, जो एक हम लोग ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री हम लोग देखें। अब इसी को हम लोग इनके एक एक टाइम लाइन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। हालांकि ये सोर्सेस मैंने जो ये कंटेंट हैं वो विकिपीडिया से लिए हैं और उससे बहुत ज़्यादा मैंने सॉर्टिंग की, बहुत मैंने छाटा है, तब जाके मुझे लगता है कि कम से कम 30 से 40 पेज के बीच में ये कंटेंट प्रिपेयर हुआ है। इससे और ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि
हालांकि यदि आप लोगों को और डिटेल में इनको अच्छे से समझना है तो एक बार आप लोग विकिपीडिया पे जाके और इनके बारे में जो एक एक लाइन दी गई है बहुत ही अच्छे से आप लोग डिटेल में पढ़िए, समझिए, तब आप लोग शायद मिशेल फौकॉल्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। प्रारंभिक जीवन की बात करें तो प्रारंभिक वर्ष अगर हम 1926 से 1938 का टाइमलाइन अगर हम लेते हैं, इनको जस्ट आप लोग एक कहानी की तरह समझिए। आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसे बैठ के देखिए, सुनिए, आप लोग जस्ट एक कहानी की तरह इसे समझने की कोशिश करिए। ऐसा सोचिए कि एक पर्सन, एक थिंकर मिशेल फौकॉल्ट हैं, जिनके बारे में हम लोग एक स्टोरी के रूप में इनकी जीवन को समझ रहे हैं। पॉल मिशेल फौकॉल्ट का जन्म 15 अक्टूबर 1926 को पश्चिम मध्य फ्रांस के पोइटियर्स शहर में एक समृद्ध, सामाजिक रूप से रूढ़िवादी, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पारिवारिक परंपरा में उनका नाम उनके पिता पॉल फौकॉल्ट के नाम पर रखा गया था। स्कूल में उन्हें पॉल कहा जाता था। उनके पिता फॉन्टेनब्लू में पैदा हुए एक सफल स्थानीय सर्जन थे, अर्थात उनके फादर जो हैं वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे और वो पोइटियर्स चले गए, जहां उन्होंने अपना खुद का अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस स्टार्ट किया था। उन्होंने समृद्ध सर्जन डॉक्टर प्रॉस्पर मालापॉट की बेटी एनी मालापॉट से शादी की, जो एक निजी प्रैक्टिस के मालिक थे। ये इनके माता पिता की बात हो रही है। और यूनिवर्सिटी ऑफ पोइटियर्स स्कूल ऑफ मेडिसिन में शरीर रचना विज्ञान ये पढ़ाते थे इनके फादर। पॉल फौकॉल्ट ने अंततः अपने ससुर की चिकित्सा पद्धति का कार्यभार संभाला, जबकि एनी अर्थात उनकी वाइफ जो थी ने 19वीं सदी के मध्य में बेंडेउवर डी पोइटी गांव में उनके बड़े घर ले पिरोइड का कार्य संभाला। इस जोड़े के 3 बच्चे हुए, फ्रांसिन नाम की एक लड़की और 2 लड़के, पॉल मिशेल और टेनिस। तो पॉल मिशेल आप लोग देख ही सकते हैं, ये मिशेल फौकॉल्ट की बात हो रही है। बच्चों का पालन पोषण नाम मात्र के कैथोलिक होने के लिए किया गया था। वे सेंट पोर्चियर के चर्च में सामूहिक रूप से उपस्थित हुए और जबकि मिशेल कुछ समय के लिए एक वेदी लड़का बन गए थे। परिवार में कोई भी धर्मनिष्ठ नहीं था, अर्थात धर्म में एक जो आस्था होती है वो परिवार में किसी के साथ ऐसा नहीं था। बाद के जीवन में फौकॉल्ट ने अपने बचपन के बारे में बहुत ही कम खुलासा किया है। खुद को किशोर अपराधी बताते हुए उन्होंने कहा है कि उनके पिता एक धमकाने वाले थे जिन्होंने उन्हें कड़ी सजा दी। 1930 में 2 साल पहले फौकॉल्ट ने स्थानीय लीसी हेनरी फोर्थ में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने उसी प्रतिष्ठान में अपने पहले 4 साल की माध्यमिक शिक्षा ली। फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन और इतिहास में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, हालांकि गणित में उनका काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा था। ये हम लोग इनकी जीवनी पढ़ रहे हैं। प्रारंभिक उनका जो एक बोले कि बाल्यावस्था की स्थिति थी, तो उस समय में इनका ऐसा था, बचपन इनका किशोर से युवा अवस्था की जो अगर 1939 से 1945 का टाइमलाइन है, इसमें इनके साथ क्या क्या चेंजेस होते हैं इसको हम लोग समझेंगे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जिसके बाद 1940 में फ्रांस पर नाजी जर्मनी का कब्जा हो गया। फौकॉल्ट के माता पिता ने कब्जे और विची शासन का विरोध किया, लेकिन प्रतिरोध में शामिल नहीं हुए थे। उस वर्ष फौकॉल्ट की मां ने उन्हें जेसुइट्स द्वारा संचालित एक सख्त कैथोलिक संस्था कॉलेज सेंट स्टैनिस्लास में नामांकित किया था। हालांकि बाद में उन्होंने वहां बिताए अपने वर्षों को एक परीक्षा के रूप में वर्णित किया है। फौकॉल्ट ने शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, विशेष रूप से दर्शन, इतिहास और साहित्य में। 1942 में उन्होंने अपने अंतिम वर्ष टर्मिनल में प्रवेश किया, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया और 1943 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्थानीय लीसी हेनरी फोर्थ में लौटकर उन्होंने 1 वर्ष तक इतिहास और दर्शन का अध्ययन एक निजी शिक्षक दार्शनिक लुई गिरार्ड की सहायता से किया। अपने पिता की सर्जन बनने की इच्छा को अस्वीकार करते हुए 1945 में फौकॉल्ट पेरिस चले गए, जहां उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित माध्यमिक विश्वविद्यालयों में से एक में दाखिला ले लिया, जिसे लीसी हेनरी फोर्थ के नाम से भी जाना जाता था।
यहाँ उन्होंने अस्तित्ववादी और 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल के काम के विशेषज्ञ दार्शनिक जीन हाइपोलाइट के अधीन अध्ययन किया था। तो हेगेल का नाम आप लोगों को पता ही है। हाइपोलाइट ने हेगेल के और कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांतों के साथ अस्तित्ववादी सिद्धांतों को एकजुट करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। इन विचारों ने फौकाल्ट को प्रभावित किया, जिन्होंने हाइपोलाइट के दृढ़ विश्वास को अपनाया कि दर्शन को इतिहास के अध्ययन के माध्यम से विकसित होना चाहिए। यहाँ से इनकी जर्नी प्रारंभ होती है विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी की, और 1946 से लेके 1951 अर्थात ये 5 वर्षों का टाइमलाइन था। यहाँ पे मिशेल फौकाल्ट का एक बहुत ही फेमस कोट दिया गया है, जहाँ से इनकी एक अलग ही जर्नी प्रारंभ हुई थी इस यूनिवर्सिटी के लेवल से। मैं हमेशा से होशियार नहीं था, मैं वास्तव में स्कूल में बहुत मूर्ख था। यहाँ एक लड़का था जो बहुत आकर्षक था और जो मुझसे और भी अधिक मूर्ख था, और इस लड़के के पास खुद को खुश करने के लिए, जो कि बहुत सुंदर था, मैंने उसके लिए उसका होमवर्क करना शुरू कर दिया और इस तरह मैं स्मार्ट बन गई। यहाँ पे आप लोगों को अगर सेंटेंस में डिफरेंस समझ में आ रहा हो तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो समलैंगी है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट थे। मुझे उससे थोड़ा आगे रहने के लिए, उसकी मदद करने के लिए सब काम करना पड़ा। एक तरह से अपने पूरे जीवन में मैं बौद्धिक चीज़ें करने की कोशिश करता रहा हूँ जो सुंदर लड़कों को आकर्षित करे। तो यहाँ पे ये खुद मिशेल फौकाल्ट की एक कोट है जो कि विकिपीडिया पे दिया गया है। शरद ऋतु 1946 में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करते हुए फौकाल्ट को एलिट इकोले नामले सुपीरियर अर्थात ENS में भर्ती कराया गया, जिसके लिए उन्होंने प्रवेश पाने के लिए जॉर्जेस कैंगुइलहेम और पियरे मैक्सिम सुहल द्वारा परीक्षा और मौखिक पूछताछ की। ENS अर्थात इकोल नॉर्मले सुपीरियर में प्रवेश करने वाले 100 छात्रों में से फौकाल्ट अपने प्रवेश परिणामों के आधार पर चौथे स्थान पर रहे और संस्थान की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी प्रकृति का सामना किया था। अपने अधिकांश सहपाठियों की तरह वह पेर्सियन रूए डी उल्म पर स्कूल के सांप्रदायिक छात्रावास में रहते थे। वह काफ़ी हद तक अलोकप्रिय रहे, बहुत सारा समय अकेले बिताते थे, जोर जोर से पढ़ते थे। उनके साथी छात्रों ने हिंसा और भयानकता के प्रति उनके प्रेम पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने शयन कक्ष को स्पेनिश कलाकार फ्रांसिस्को गोया द्वारा नेपोलियन युद्धों के दौरान खींची गई यातना और युद्ध की छवियों से सजाया था, और एक अवसर पर एक सहपाठी का खंजर से इन्होंने पीछा भी किया था। खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति के कारण 1948 में फौकाल्ट ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया था। उनके पिता ने उन्हें सेंट एनी अस्पताल केंद्र में मनोचिकित्सक जीन डेले को देखने के लिए भेजा था। आत्मविकृति और आत्महत्या के विचार से ग्रस्त होकर फौकाल्ट ने आगामी वर्षों में कई बार ऐसा करने का प्रयास किया और बाद के लेखों में आत्महत्या की इन्होंने प्रशंसा भी की थी। ENS अर्थात इकोले नामले सुपीरियर के डॉक्टर ने फौकाल्ट की मानसिक स्थिति की जांच की, जिससे पता चला कि उनकी आत्महत्या की प्रवृत्ति उनकी समलैंगिकता के आसपास के संकट से उभरी है, क्योंकि फ्रांस में समलैंगिक यौन गतिविधि सामाजिक रूप से वर्जित थी। उस समय फौकाल्ट उन पुरुषों के साथ समलैंगिक गतिविधियों में लिप्त थे जिनसे उनका सामना भूमिगत पेरिस के समलैंगिक दृश्य में हुआ था। वे नशीली दवाओं के उपयोग से भी लिप्त थे। जीवनी लेखक जेम्स मिलर के अनुसार उन्होंने इन गतिविधियों से मिलने वाले रोमांच और खतरे की भावना का आनंद लिया था। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मिशेल फौकाल्ट का लाइफ हिस्ट्री जो है उसमें जो ये यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं एक टर्निंग पॉइंट होता है। विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के बावजूद
फोकाल्ट जल्द ही दर्शन शास्त्र की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने न केवल हेगल और मार्क्स को पढ़ा बल्कि इमैनुअल कांट, एडमंड हुसल और सबसे महत्वपूर्ण रूप से मार्टिन हेडेगर को भी पढ़ा। उन्होंने विज्ञान के इतिहास की खोज में उनके काम में विशेष रुचि लेते हुए दार्शनिक गैस्टन बैचलार्ड के प्रकाशनों को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने 1948 में दर्शन शास्त्र में बीए के साथ ईएनएस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1949 में दर्शन शास्त्र की डीईएस अर्थात डिप्लोमा का ये कोर्स होता है, डिप्लोम डी एट्यूड सुपीरियर करके है। लगभग इसकी डिग्री जो होती है वो एमए के बराबर होती है, के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उनका डीईएस हाइपोलाइट के निर्देशन में थीसिस का कार्य जो था उसका शीर्षक क्या था, हेगेल की फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में एक ऐतिहासिक ट्रांसडेंसल का संविधान। तो ये इनका हेगल पे ही आधारित इनका थीसिस था। 1948 में दार्शनिक लुई अल्थूसर ईएनएस में एक शिक्षक बन गए, एक मार्क्सवादी। उन्होंने फोकाल्ट और कई अन्य छात्रों को प्रभावित किया और उन्होंने फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। फोकाल्ट ने 1950 में ऐसा किया, लेकिन कभी भी अपनी गतिविधियों में विशेष रूप से सक्रिय नहीं रहे और वर्ग संघर्ष जैसे मूल मार्क्सवादी सिद्धांतों को खारिज करते हुए कभी भी रूढ़िवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया था इन्होंने। तो अगर एग्जाम में कभी इस तरीके से पूछ दिया जाए कि क्या मिशेल फोकाल्ट ने कभी मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया था, तो ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया था। हालांकि इन्होंने फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे, कुछ समय तक शामिल भी हुए, उस विचारधारा से जुड़े भी, लेकिन कभी भी अपने आप को रूढ़िवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ नहीं माने। वह जल्द ही उस कट्टरता से असंतुष्ट हो गए जिसे उन्होंने पार्टी के भीतर अनुभव किया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से होमोफोबिया का सामना किया और 1952 से 53 में सोवियत संघ में डॉक्टरों की साजिश के दौरान प्रदर्शित यहूदी विरोधी भावना से भयभीत थे। उन्होंने 1953 में कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दी, लेकिन जीवन भर अल्थूजर के मित्र और रक्षक बने रहे। अब इनके अगर प्रारंभिक कैरियर की बात करें कि अब इनका आगे का जो एक जॉब लाइफ था वो कैसे था, तो 1951 से 1960 के जो टाइमलाइन है उसमें हम लोग देखेंगे 1950 के दशक की शुरुआत में फोकाल्ट जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के प्रभाव में आ गए, जिनका जीवन भर उनके काम पर प्रमुख प्रभाव दिखता रहा है। तो अगर ऐसा एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे से मिशेल फोकाल्ट प्रभावित रहे हैं, तो हाँ, ये बात सही है कि वो इनसे प्रभावित रहे। फ्रांस में इनका 1951 से 1955 तक का समय गुजरा था। तो ये इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अगले कुछ वर्षों में फोकाल्ट ने विभिन्न प्रकार के अनुसंधान और शिक्षण कार्य शुरू किए थे। 1951 से 1955 तक उन्होंने अल्थ्यूजर के निमंत्रण पर ईएनएस में मनोविज्ञान प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। पेरिस में उन्होंने अपने भाई के साथ एक फ्लैट साझा किया जो सर्जन बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन सप्ताह में 3 दिन के लिए उत्तरी शहर लीले में चला जाता था और 1953 से 54 तक वह यूनिवर्सिटी डी लीले में मनोविज्ञान पढ़ाता था। ये उनके भाई की बात हो रही है। उनके कई छात्रों को उनकी व्याख्यान शैली पसंद आई। इस बीच उन्होंने अपनी थीसिस पर काम करना जारी रखा। इवान पाउलो पियाजेट, या फिर हम लोग इनको जॉन पियाजे बोलते हैं, कार्ल जैस्पर्स जैसे मनोवैज्ञानिकों के काम को पढ़ने के लिए हर दिन बिब्लियोथेक नेशनल का दौरा करते थे। सेंट एनी अस्पताल के मनोरोग संस्थान में अनुसंधान करते हुए वह एक अनौपचारिक प्रशिक्षु बन गए थे। डॉक्टर और रोगी के बीच संबंधों का अध्ययन करने और
फोकाल्ट ने मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड के कई सिद्धांत को अपनाया, अपने सपनों की मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या की और दोस्तों को रोज़े परीक्षण से गुजरना शुरू किया। तो ये कुछ इनके फ्रांस की जो यात्रा थी या बोले कि लाइफ जर्नी थी, ऐसे बीती थी। फोकाल्ट को बिन्सवांगर के एलन वेस्ट के अध्ययन में विशेष रुचि थी। तो ये एक विचारक रहे हैं, एक फिलोसफर रहे, और इनकी ये बुक का नाम है एलन वेस्ट, जो उन्हीं की तरह आत्महत्या का गहरा जुनून था और अंततः खुद को ये मार डालता है। 1954 में फोकाल्ट की बिन्सवांगर के पेपर ड्रीम एंड एक्सीडेंट्स के लिए एक प्रस्तावना लिखी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि सपने दुनिया का जन्म या हृदय को उजागर करते हैं, जो मन की गहरी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। उसी वर्ष फोकाल्ट ने अपनी पहली पुस्तक मेलाडी मेंटल एंड पर्सनालिटी अर्थात मेंटल इलनेस एंड पर्सनालिटी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने मार्क्सवादी और हेडेगेरियन दोनों विचारों से अपना प्रभाव प्रदर्शित किया था, जिसमें पाउलोल के रिफ्लेक्स मनोविज्ञान से लेकर विषय वस्तु की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। फ्रायड के क्लासिक मनोविश्लेषण के लिए एमिल दुर्खीम और मार्गरेट मीड जैसे समाजशास्त्रियों और मानवविज्ञानियों के काम का संदर्भ देते हुए उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया कि बीमारी सांस्कृतिक रूप से सापेक्ष थी। जीवनी लेखक जेम्स मिलर ने कहा है कि पुस्तक में पांडित्य और स्पष्ट बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया गया है, लेकिन इसमें उस प्रकार की आग और स्वभाव का अभाव है जिसे फोकाल्ट ने बाद के कार्यों में प्रदर्शित किया है। इसे बड़े पैमाने पर गंभीर रूप से नज़रअंदाज किया गया और उस समय केवल एक ही समीक्षा प्राप्त हुई थी। फोकाल्ट इससे घृणा करने लगे क्योंकि उनको उम्मीद थी कि इसको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि उस पुस्तक को नहीं मिल पाई। इसके पुनर्प्रकाशन और अंग्रेजी में अनुवाद को रोकने का असफल प्रयास ये करने लगे। मिशेल फोकाल्ट का एक और यहाँ पे कथन है जिसको मैंने मेंशन किया है। इन्होंने कहा है कि मैं उस पीढ़ी से हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछ दिया जाए कि ये किस विचारक का कथन है। मैं उस पीढ़ी से हूँ जिनकी आंखों के सामने एक छात्र के रूप में मार्क्सवाद, घटना विज्ञान और अस्तित्ववाद का क्षितिज था और वे सीमित थे। तो ये कथन मिशेल फोकाल्ट का है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वीडन, पोलैंड और पश्चिम जर्मनी की यात्रा इनकी 1955 से 1960 तक चली। फोकाल्ट ने अगले 5 साल विदेश में बिताए। सबसे पहले स्वीडन में उपसाला विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक राजनयिक के रूप में काम किए। यह नौकरी उन्हें धर्म के इतिहासकार जॉर्जेस डुमेजिल से परिचित होने के कारण मिली थी। उपसाला में उन्हें फ्रेंच भाषा और साहित्य में रीडर नियुक्त किया गया। साथ ही उन्होंने मैसन डी फ्रांस के निदेशक के रूप में भी काम किया, जिससे सांस्कृतिक राजनयिक करियर की संभावना खुल गई। हालांकि नार्डिक उदासी और लंबी सर्दियों के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने 2 फ्रांसीसी बायोकेमिस्ट जीन फ्रांसवा मिकेल और भौतिक विज्ञानी जैक्स पपेट लेपाइन के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की और विभिन्न पुरुषों के साथ रोमांटिक और यौन संबंधों में प्रवेश किया। उपसाला में वह अपनी भारी शराब पीने और अपनी नई जगुआर कार में लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए जाने गए। 1956 के वसंत में वैराक्वे ने फोकाल्ट के साथ अपने रिश्ते को तोड़ दिया, यह घोषणा करते हुए कि वह पागलपन के चक्कर को छोड़ना चाहते थे। उपसाला में फोकाल्ट ने अपना अधिकांश खाली समय विश्वविद्यालय की कैरोलिना रेडिविवा लाइब्रेरी में बिताया और अपने चल रहे शोध के लिए चिकित्सा के इतिहास पर उनके बिब्लियोथेका वालेरियाना ग्रंथों के संग्रह का उपयोग किया। अपनी डॉक्टरेट थीसिस को समाप्त करते हुए फोकाल्ट को उम्मीद थी कि उपसाला विश्वविद्यालय इसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन वहाँ के विज्ञान के एक सकारात्मक इतिहासकार स्टॉन लिंड्रोथ इससे प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह काल्पनिक सामान्यीकरणों से भरा था और इतिहास का एक खराब काम था।
उन्होंने फोकाल्ट को उपसाला में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। आंशिक रूप से इस अस्वीकृति के कारण फोकाल्ट ने स्वीडन छोड़ दिया। बाद में फोकाल्ट ने स्वीकार किया कि काम गुणवत्ता में कुछ कमी के साथ पहला मसौदा था। तो इन्होंने माना कि हाँ, उसमें कुछ क्वालिटी वाइज जो था वो कमी था। यहाँ पे अब हम लोग इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। पागलपन और सभ्यता की बात इन्होंने की है। मेंटल एंड सिविलाइजेशन की बात तो ये 1960 का है। इसको हम लोग समझते हैं। फोकाल्ट स्रोतों के एक आश्चर्यजनक विविधता को संदर्भित करते हैं। इसमें इरास्मस और मोलियर जैसे प्रसिद्ध लेखकों से लेकर अभिलेखीय दस्तावेजों और चिकित्सा और मनोचिकित्सा के इतिहास में भूले गए आंकड़े शामिल हैं। पो के हवाले से कहें तो उनकी विद्वता वर्षों तक भूली हुई विद्या के कई विचित्र और जिज्ञासु खंडों पर विचार करने से उत्पन्न हुई है और उनकी सीख हमेशा हल्के ढंग से नहीं ली जा सकती है। ये कथन है फोकाल्ट के जीवनी लेखक डेविड मैसी का। पश्चिम जर्मनी में फोकाल्ट ने 1960 में अपने राज्य डॉक्टरेट के लिए अपनी प्राथमिक थीसिस पूरी की, जिसका शीर्षक था फोली एट डेरिसन। यहाँ पे ये चूँकि फ्रेंच में लिखा हुआ है, मैं इसको इंग्लिश में यहाँ पे मेंशन की हूँ। मैडनेस एंड इंसैनिटी, हिस्ट्री ऑफ मैडनेस इन अ क्लासिकल एज या इन द क्लासिकल एज। तो ये इनके जो डॉक्टरेट की थीसिस थी वो उसका शीर्षक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चिकित्सा के इतिहास में उनके अध्ययन पर आधारित एक दार्शनिक कार्य था। ये पुस्तक में चर्चा की गई है कि पश्चिमी यूरोपीय समाज में पागलपन से कैसे निपटा है, यह तर्क देते हुए कि यह मानसिक बीमारी से अलग एक सामाजिक संरचना थी। फोकाल्ट पागलपन की अवधारणा के विकास को 3 चरणों के माध्यम से दर्शाते हैं: पुनर्जागरणवाद की 17वीं और 18वीं शताब्दी और आधुनिक अनुभव। यह कार्य फ्रांसीसी कवि और नाटककार एंटोनिन आर्टोट के काम की ओर इशारा करता है, जिन्होंने उस समय फोकाल्ट के विचारों पर गहरा प्रभाव डाला था। 1964 में एक भारी संक्षिप्त संस्करण को मास मार्केट पेपरबैक के रूप में प्रकाशित किया गया। फिर अगले वर्ष मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, इनकी बुक ये आप लोगों को पता है, अ हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन, इस रूप में ये बुक जो है वो प्रकाशित हुई और इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। फोली एट टेराइसन अर्थात ये मैडनेस एंड सिविलाइजेशन की बात हो रही है, में और फ्रांसीसी मामलों पर केंद्रित विदेशी पत्रिकाओं में मिश्रित स्वागत मिला था, अर्थात मिलता जुलता फीडबैक जो है वो मिला था। हालांकि इसे मॉरिस ब्लैंचोट, मिशेल सेरेस, रोलैंड बार्थेस, गैस्टन बैचलार्ड और फर्नांड ब्रेडेल द्वारा समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था, लेकिन इसे वामपंथी प्रेस द्वारा काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया था, जिससे फोकाल्ट को काफ़ी निराशा हुई थी। मार्च 1963 में पेरिस विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में युवा दार्शनिक जैक्स डेरिडा द्वारा तत्व मीमांसा की वकालत करने के लिए इसकी विशेष रूप से आलोचना की गई थी। तीखा प्रत्युत्तर देते हुए फोकाल्ट ने डेरिडा की रेने डेस्कार्ट्स की व्याख्या की आलोचना की। 1981 में सुलह होने तक दोनों कटु प्रतिद्वंदी बने रहे, अर्थात मिशेल फोकाल्ट और जैक्स डेरिडा। हम लोग इनको जो सिलेबस में पढ़ते हैं वो आगे पीछे ही पढ़ते भी हैं। अंग्रेजी भाषी दुनिया में 1960 के दशक के दौरान मनोरोग विरोधी आंदोलन पर यह काम एक महत्वपूर्ण प्रभाव बन गया। फोकाल्ट ने इस पर एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाया, कई मनोचिकित्सकों के साथ जुड़कर, लेकिन तर्क दिया कि उनमें से अधिकांश ने उनके काम को गलत समझा था। 1959 और 1960 के बीच हैम्बर्ग में लिखी गई फोकाल्ट की द्वितीय थीसिस, अर्थात जो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री थी, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के मानव विज्ञान पर एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से अनुवाद और टिप्पणी थी। तो ये जो थीसिस थी उसका शीर्षक था इंट्रोडक्शन अ कांट एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे ये चूँकि फ्रेंच में लिखी हुई है तो इस इंट्रोडक्शन अ
कांट एंथ्रोपोलॉजी था। दोनों थीसिस के समर्थन और समीक्षा के बाद उन्होंने 20 मई 1961 को अपनी डॉक्टरेट थीसिस का सार्वजनिक बचाव किया और उनके काम की समीक्षा के लिए जिम्मेदार शिक्षाविद उनकी प्रमुख थीसिस की अपरंपरागत प्रकृति के बारे में चिंतित थे। समीक्षक हेनरी गॉहियर ने कहा कि यह इतिहास का एक पारंपरिक काम नहीं था जिसमें पर्याप्त विशेष तर्क के बिना व्यापक सामान्यीकरण किया गया था और फौकॉल्ट स्पष्ट रूप से रूपकों में सोचते हैं। हालांकि वे सभी सहमत थे कि समग्र परियोजना योग्यतापूर्ण थी। आरक्षण के बावजूद फौकॉल्ट को डॉक्टरेट की उपाधि फाइनली प्रदान कर दी गई थी। क्लेरमोंट फेरेंट विश्वविद्यालय में इनकी जो टाइम बीता था 1960 से 66 तक, इसमें इन्होंने 2 बुक लिखी है, द बर्थ ऑफ क्लिनिक और द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। इसको अभी हम लोग समझते हैं। अक्टूबर 1960 में फौकॉल्ट ने क्लेरमोंट फेरेंट विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में एक अस्थायी पद ग्रहण किए। वह हर हफ्ते पेरिस से शहर आते थे। मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए जिम्मेदार, जिसे दर्शन शास्त्र विभाग में शामिल किया गया था, उन्हें क्लेरमोंट में एक आकर्षक लेकिन पारंपरिक शिक्षक माना जाता था। विभाग का संचालन जूल्स विलेमिन द्वारा किया जाता था, जिन्होंने जल्द ही फौकॉल्ट के साथ दोस्ती विकसित कर ली। जब 1962 में विलेमिन को कॉलेज डी फ्रांस के लिए चुना गया तो फौकॉल्ट ने विलेमिन की नौकरी ले ली थी। फौकॉल्ट ने साहित्य में गहरी रुचि बनाए रखी थी। टेल क्वेल और नॉवेल रिव्यू फ्रांसेस सहित साहित्यिक पत्रिकाओं में समीक्षाएं प्रकाशित की थी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं रही हैं, टेल क्वेल, नोवेल रिव्यू फ्रांसेस। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इन पत्रिकाओं से नाम जुड़ा हुआ है मिशेल फौकॉल्ट का। समीक्षाएं प्रकाशित की और क्रिटिक के संपादकीय बोर्ड में बैठे थे। मई 1963 में उन्होंने कवि, उपन्यासकार और नाटककार को समर्पित एक पुस्तक प्रकाशित की थी। रेमंड रॉसेल जो थे उन्हीं से जुड़ी हुई। यह 2 महीने से कम समय में लिखा गया था, जिसे गैलीमार्ड द्वारा प्रकाशित किया गया था और जीवनी लेखक डेविड मैसी ने इसे एक बहुत ही व्यक्तिगत पुस्तक के रूप में वर्णित किया था, जो रूसेल के काम के साथ प्रेम संबंध के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई थी। इसे अंग्रेजी में 1983 में डेथ एंड द लेबिरिंथ द वर्ड ऑफ द रेमंड रूसेल के नाम से प्रकाशित किया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इनकी एक महत्वपूर्ण बुक भी है, जो कि ये कहें कि सोशियोलॉजी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट जब अगर थिंकर की बात आती है तो पुस्तकें पूछती जाती हैं। कुछ समीक्षाएं प्राप्त होने के बाद भी इसे काफ़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया गया। उसी वर्ष उन्हें फोली एडिशन की अगली कड़ी प्रकाशित की, जिसका नाम लाइसेंस डे ला क्लिनिक था, अर्थात इसे बाद में द बर्थ ऑफ क्लिनिक एंड आर्कियोलॉजी ऑफ मेडिकल परसेप्शन के रूप में अनुवाद किया गया। अपने पूर्ववर्ती की तुलना में छोटा, इसने उन परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया जो 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के शुरुआत में चिकित्सा प्रतिष्ठान में हुए थे। क्या क्या चेंजेज हुए थे उस पे ये द बर्थ ऑफ द क्लिनिक बुक लिखी गई थी। उनके पिछले काम की तरह नेसांस डे ला क्लिनिक को भी काफ़ी हद तक आलोचनात्मक रूप से नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन बाद में इसे एक पंथ के रूप में मान्यता मिली। यह चिकित्सा नैतिकता के क्षेत्र में रुचि का विषय था, क्योंकि इसमें उन तरीकों पर विचार किया गया था जिसमें चिकित्सा और अस्पतालों का इतिहास और उनके भीतर काम करने वालों को जो प्रशिक्षण मिलता है वह शरीर को देखने का एक विशेष तरीका लाता है। चिकित्सीय दृष्टि। फौकॉल्ट को 18 सदस्यीय आयोग में शामिल होने के लिए चुना गया था, जो नवंबर 1963 और मार्च 1964 के बीच विश्वविद्यालय सुधारों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुआ था, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षा के गालिस्ट मंत्री क्रिश्चियन फौचैट द्वारा लागू किया जाना था। 1967 में लागू किए गए वे कर्मचारियों की हड़ताल और छात्र विरोध का प्रदर्शन लेकर आए थे।
अप्रैल 1966 में गैलीमार्ड ने फोकाल्ट की लेस मार्ट्स एट लेस चोसेस वर्ड एंड थिंग्स प्रकाशित की, जिसे बाद में द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन साइंसेस के रूप में अनुवादित किया गया था। तो ये आप लोगों को ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को यही नाम याद रखना है, द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स। यह खोज करते हुए कि मनुष्य ज्ञान की वस्तु कैसे बना, यह तर्क दिया गया कि इतिहास के सभी कालों में सत्य की कुछ अंतर्निहित स्थितियां रही हैं जो वैज्ञानिक प्रवचन के रूप में भी स्वीकार्य थीं। फोकाल्ट का तर्क है कि प्रवचन की ये स्थितियां समय के साथ बदल गई, एक अवधि में एपिस्टेम से दूसरे में। हालांकि विशेषज्ञ दर्शकों के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इस काम ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और फ्रांस में एक आश्चर्यजनक बेस्ट सेलर यह बुक बन गई, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। संरचनावाद में रुचि के चरम पर दिखाई देने पर फोकाल्ट को जल्द ही जैक्स लैकन, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस और रोलैंड बार्थ जैसे विद्वानों के साथ समूहीकृत किया गया, क्योंकि विचारकों की नवीनतम लहर जीन पॉल सार्त्र द्वारा लोकप्रिय अस्तित्ववाद को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार थी। हालांकि शुरू में इस विवरण को स्वीकार करते हुए फोकाल्ट ने जल्द ही इसे सख्ती से खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रवचन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि विवादास्पद प्रथाओं द्वारा अपनाए गए ऐतिहासिक रूपों का वर्णन करने की कोशिश की थी। फोकाल्ट और सार्त्र नियमित रूप से प्रेस में एक दूसरे की आलोचना करते थे। सार्त्र और सिमोन डू ब्यूवायर दोनों ने फोकाल्ट के विचारों पर बुर्जुआ के रूप में हमला किया था, जबकि फोकाल्ट ने यह घोषणा करके अपने मार्क्सवादी विश्वासों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कि मार्क्सवाद, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मिशेल फोकाल्ट के द्वारा कही हुई बात है कि मार्क्सवाद 19वीं सदी के विचार में मौजूद है, जैसे मछली पानी में मौजूद है, यानी यह कहीं और सांस लेना बंद कर देती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये कथन कहा हुआ है मिशेल फोकाल्ट के द्वारा। ट्यूनिस और विंसेंस विश्वविद्यालय की अब बात करते हैं। 1966 से लेकर 1970 तक का टाइमलाइन है। यहाँ पे मिशेल फोकाल्ट का एक कथन है कि मैं 2.5 साल तक ट्यूनीसिया में रहा। इसने वास्तविक प्रभाव डाला। मैं फ्रांस में मई में हुई घटना से कई सप्ताह पहले हुए बड़े हिंसक छात्र दंगों में मौजूद था। यह मार्च 1968 था। अशांति पूरे साल चली, हड़तालें, पाठ्यक्रम निलंबित, गिरफ्तारियां और मार्च में छात्रों द्वारा एक आम हड़ताल। पुलिस विश्वविद्यालय में आई छात्रों को पीटा, उनमें से कई को गंभीर रूप से घायल कर दिया और गिरफ्तारियां करना शुरू कर दिया। मुझे कहना होगा कि मैं युवा पुरुषों और महिलाओं से बेहद प्रभावित हुआ, जिन्होंने लेखन या ट्रैक्ट वितरित करके भयानक जोखिम उठाए। हड़ताल का आह्वान उन लोगों ने किया जिन्होंने वास्तव में अपनी स्वतंत्रता खोने का जोखिम उठाया था। यह मेरे लिए एक राजनीतिक अनुभव था। तो यहाँ पे आप लोगों को एक टर्म मिल रहा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात भी मिशेल फोकाल्ट ने की है। तो ये जो कथन है ये मिशेल फोकाल्ट के द्वारा कहा गया है। आप लोगों को याद नहीं रखना है, इसको जस्ट एक घटना के रूप में याद करिए कि इस तरीके से मिशेल फोकाल्ट ने कुछ कहा था। सितंबर 1966 में फोकाल्ट ने ट्यूनीसिया में ट्यूनिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान पढ़ाने का पद संभाला। ऐसा करने का उनका निर्णय काफ़ी हद तक इसलिए था क्योंकि उनके प्रेमी डेफर्ट को उनकी राष्ट्रीय सेवा के हिस्से के रूप में देश में तैनात किया गया था। फोकाल्ट ट्यूनिस से कुछ किलोमीटर दूर सीधी बौसाइड गांव में चले गए, जहां साथी शैक्षणिक जेरार्ड डेलेडेल अपनी पत्नी के साथ रहते थे। अपने आगमन के तुरंत बाद फोकाल्ट ने घोषणा की कि ट्यूनीसिया इतिहास द्वारा धन्य है, एक ऐसा राष्ट्र जो हमेशा के लिए जीने का हकदार है, क्योंकि यह वह जगह है जहां हैनिबल और सेंट आइंस्टाइन रहते थे। विश्वविद्यालय में उनके व्याख्यान बहुत लोकप्रिय साबित हुए और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। हालांकि कई युवा छात्र उनके शिक्षण के बारे में उत्साहित थे। वे उनके दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारों के आलोचक थे। उन्हें गालिस्ट टेक्नोक्रेसी के प्रतिनिधि के रूप में देखते थे, भले ही वह खुद को वामपंथी मानते थे।
जून 1967 में शहर में हुए सरकार विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक दंगों के दौरान फोकाल्ट ट्यूनिस में थे, जो एक साल तक जारी रहा। हालांकि कई प्रदर्शनकारियों की हिंसक, अति राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी प्रकृति की अत्यधिक आलोचना करते हुए उन्होंने अपने कुछ उग्रवादी वामपंथी छात्रों को आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार और प्रताड़ित होने से रोकने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग भी किया था। 1968 में फोकाल्ट पेरिस लौट आए। मई 1968 के छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री एडगर फारे ने अधिक स्वायत्तता के साथ नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करके प्रतिक्रिया व्यक्त की। इनमें से सबसे प्रमुख पेरिस के बाहरी इलाके विंसेनेस में सेंटर एक्सपेरिमेंटल डी विंसेनेस था। प्रमुख शिक्षाविदों के एक समूह को केंद्र के विभागों को चलाने के लिए शिक्षकों का चयन करने के लिए कहा गया था और कैंगो इल्हेम ने फोकाल्ट का दर्शन शास्त्र विभाग के प्रमुख के रूप में अनुशंसित किया। विंसेनेस के एक अस्थायी प्रोफेसर बनने के बाद फोकाल्ट की इच्छा अपने विभाग के लिए आज के फ्रांसीसी दर्शन के सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की थी। ऐसी इच्छा इनके अंदर आई थी कि हम यहाँ का जो अपना विभाग है उसमें हम सर्वश्रेष्ठ साबित हों। फोकाल्ट के दर्शन विभाग में अधिकांश पाठ्यक्रम मार्क्सवादी लेनिनवादी उन्मुख थे। हालांकि फोकाल्ट ने स्वयं नीत्शे, द एंड ऑफ मेटाफिजिक्स और द डिस्कोर्स ऑफ सेक्सुअलिटी पर पाठ्यक्रम दिए, जो अत्यधिक लोकप्रिय थे और अत्यधिक सब्सक्राइब किए गए अर्थात पसंद किए गए। जबकि दक्षिणपंथी प्रेस इस नए संस्थान की भारी आलोचना कर रही थी। नए शिक्षा मंत्री ओलिवियर गोइचार्ड इसके वैचारिक झुकाव और परीक्षाओं की कमी से नाराज थे, जिसमें छात्रों को अव्यवस्थित तरीके से डिग्री प्रदान की जा रही थी। उन्होंने विभाग की डिग्रियों को राष्ट्रीय मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप फोकाल्ट को सार्वजनिक रूप से खंडन करना पड़ा था। 1 मिनट। ओके, अब कॉलेज डी फ्रांस और डिसिप्लिन एंड पनिश की बात करते हैं। ये 1970 से 1975 का टाइम था। यहाँ पे इन्होंने कॉलेज डी फ्रांस में डिसिप्लिन एंड पनिश इन्होंने लिखा था। फोकाल्ट विंसेंस को छोड़कर प्रतिष्ठित कॉलेज डी फ्रांस का सदस्य बनना चाहते थे। उन्होंने इसमें शामिल होने का अनुरोध किया, जिसे उन्होंने विचार प्रणालियों का इतिहास कहा है। एक एक जो आप लोगों को टॉपिक दिख रहा है उसमें बहुत ही अच्छे फैक्ट्स हैं, जिसको कि आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना है। इसमें एक कुर्सी लेते हुए और उनके अनुरोध पर सदस्यों डुमेजिल, हाइपोलाइट और वोइलेमिन ने समर्थन दिया था। नवंबर 1969 जब एक अवसर उपलब्ध हुआ, फोकाल्ट को कॉलेज के लिए चुना गया। हालांकि एक बड़े अल्पसंख्यक वर्ग के विरोध के बावजूद उन्होंने अपना उद्घाटन व्याख्यान दिसंबर 1970 में दिया था, जिसे बाद में द डिस्कोर्स ऑफ लैंग्वेज के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो ये भी जो है द डिस्कोर्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो मिशेल फोकाल्ट से जुड़ा हुआ है। 1 मिनट। सॉरी, ओके। वह एक वर्ष में 12 साप्ताहिक व्याख्यान देने के लिए बाध्य थे और उन्होंने जीवन भर ऐसा ही किया, उन विषयों को कवर करते हुए जिन पर वह उस समय शोध कर रहे थे। वे पेरिस के बौद्धिक जीवन की घटनाओं में से एक बन गए और बार बार घटनाओं को समेटा गया। कॉलेज में काम करने से उन्हें अगले 14 वर्षों में ब्राज़ील, जापान, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में व्याख्यान देते हुए व्यापक यात्रा करने का मौका मिला था। 1970 और 72 में फोकाल्ट ने बफेलो, न्यूयॉर्क में बफेलो विश्वविद्यालय के फ्रांसीसी विभाग के प्रोफेसर बन गए थे। मई 1971 में फोकाल्ट ने इतिहासकार पियरे विडॉल
और पत्रकार जीन मैरी डोमेनॉज के साथ ग्रुप डी इंफॉर्मेशन sur les prisons की स्थापना की थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंफॉर्मेशन sur les prisons, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रुप डी इंफॉर्मेशन sur les prisons है, ये मिशेल फोकाल्ट से भी जुड़ा हुआ है। जीआईपी का उद्देश्य जेलों की खराब स्थितियों की जांच करना था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जेलों में जो पेनेट्रिज्म की जो बात की गई है, तो उसमें आप लोगों को ये समझ में आता है कि पेनेट्रिज्म में हम जेलों को किस प्रकार से जो वहाँ के जेलर होते हैं और वो उनको बिना कैदियों को बताए हुए और किस तरीके से उनकी देख रेख करते हैं या उन पे नज़र रखते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये उससे भी जुड़े हुए थे। उन्हें उजागर करना और कैदियों की ओर पूर्व कैदियों को फ्रांसीसी समाज की आवाज़ देना था। यह दंड व्यवस्था को अत्यधिक आलोचनात्मक थी, यह मानते हुए कि यह छोटे अपराधियों को कठोर अपराधियों में बदल देती है। जीआईपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिसंबर 1971 में टॉल जेल दंगे की घटनाओं के साथ साथ जेल में भड़के अन्य दंगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा करने पर उनसे पुलिस कार्रवाई और बार बार गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था। समूह जो है वो 2000 से 3000 सदस्यों के साथ पूरे फ्रांस में सक्रिय हो गया, लेकिन 1974 से पहले ही भंग हो गया। मौत की सज़ा के खिलाफ अभियान चलाते हुए फोकाल्ट ने दोषी हत्यारे पियरे रिवियर के मामले पर एक लघु पुस्तक का संलेखन किया। दंड व्यवस्था पर अपने शोध के बाद फोकाल्ट ने 1975 में सर्वेलियर एट पुनीर नाइसेस दे ला जेल अर्थात डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन प्रकाशित किया, जिसमें पश्चिमी यूरोप में प्रणाली का इतिहास प्रस्तुत किया गया। इसमें फोकाल्ट ने शारीरिक और मृत्युदंड से लेकर प्रायश्चित प्रणाली तक दंडात्मक विकास की जांच की है, जो 18वीं शताब्दी के अंत के आसपास यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुई थी। जीवनी लेखक डिडियर एरिबोन ने इसे फोकाल्ट के कार्यों में शायद सबसे बेहतरीन के रूप में वर्णित किया और इसे खूब सराहा गया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे इनके और भी कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हम लोग समझ लेंगे। इनके चूँकि इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं कि एक एक करके डिस्कस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग इनके कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम लोग समझ लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि इन्होंने स्वतंत्रता के बारे में बात की है, और मैं ये ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मिशेल फोकाल्ट को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कंप्लीट कवर करेंगे तो बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाएगा। ये लगभग कम से कम 2 से 3 घंटे का लेक्चर होगा। तो इनके जो और भी कॉन्सेप्ट होंगे उनके छोटे छोटे पार्ट्स करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं आप लोगों को 1 मिनट मैं चाहिए तो अगर आप लोगों को कंटेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार के लिए। यहाँ पे आप लोग इस पेज को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए आप लोग ये पेज ज़रूर आप लोग कवर कर लीजिएगा। इसके बाद से आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको भी स्टोरी के रूप में आप लोग जस्ट पढ़ सकते हैं। कामुकता और ईरानी क्रांति का इतिहास क्या रहा है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी को लेके इन्होंने क्या बात की है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मिशेल फोकाल्ट का कथन भी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता मौजूद है जिसके अपने अधिकार हैं और अपने कर्तव्य हैं, जो सत्ता के हर दुरुपयोग के खिलाफ उठने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे लेखक कोई भी हो, चाहे पीड़ित कोई भी हो। आखिरकार हम शासित हैं और इस तरह हम एकजुटता में हैं। ये मिशेल फोकाल्ट का कथन है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इनके कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो मैं पेज मेंशन कर दे रही हूँ, क्योंकि लेक्चर मैंने बनाया तो स्लाइड्स सारे हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इसे आप लोग भी देख लीजिएगा। यहाँ पे इनके जो लास्ट टाइम था, इनका अंतिम वर्ष था 1980 से 84 का कैसे बीता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और 1984 में इनका एड्स से ये ग्रसित थे और इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। व्यक्तिगत जीवन में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर
इनके हम देखें कि ओवरऑल मिशेल फौकॉल्ट को कोई कैसे देखता है या विचारक, अन्य विचारक कैसे देखते थे, तो यहाँ पे उनके बारे में डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे हम लोग इनके दार्शनिक कार्यों की बात यदि करें तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ फैक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि फौकॉल्ट के सहयोगी पियरे बोर्दियू ने दार्शनिक के विचार को सामाजिक सीमाओं से परे जाने, हमेशा ज्ञान और शक्ति से अविभाज्य के रूप में जुड़ा हुआ अपराध का एक लंबा अन्वेषण के रूप में सारांशित किया है। तो यहाँ पे पियरे बोर्दियू ने इस तरीके से इनको एक कहें कि किस नज़रिए से देखा था, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया है। वहीं पे यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के दार्शनिक फिलिप स्टोक्स ने कहा है कि कुल मिलाकर फौकॉल्ट का काम जो है वो अंधेरा और निराशावादी था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कथन है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे इन्होंने साहित्य की बात की है, तो इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ कि इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये बात करते हैं शक्ति की, यह आप सभी को पता है, ये पावर की बात करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने विश्लेषण जो किया है शक्ति का, वो दो रूपों में आता है, एक अनुभवजन्य और दूसरा सैद्धांतिक। अभी दोनों क्या है इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इन्होंने 3 प्रकार की शक्ति का भी वर्णन किया है, संप्रभु शक्ति, अनुशासनात्मक शक्ति और बायो पावर। तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग हमसे एक बार क्वेरी भी कर लीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे संप्रभु शक्ति के बारे में इन्होंने बात की है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अनुशासनात्मक शक्ति, अनुशासनात्मक शक्ति क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पे जो मिशेल फौकॉल्ट हैं उनके विचारों को मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैनोप्टिकॉन की बात की गई है। तो पैनोप्टिकॉन का बारे में जो ये लिया गया था कॉन्सेप्ट, वो जो है जेरेमी बेंथम के उससे लिया गया था कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे आप लोग उसके बारे में समझ सकते हैं। आगे अभी हम लोग थोड़ा सा इसको इमेज के जरिए समझ लेंगे कि क्या है बायो पावर। बायो पावर से फौकॉल्ट का तात्पर्य जो होता है कि लाइफ पे किस तरीके से पावर जो है वो काम करती है, या जो पॉपुलेशन होती है, आबादी होती है, किस प्रकार से पावर उस पर काम करती है। तो ये बायो पावर की बात करते हैं। शक्ति और शरीर और कामुकता की बात भी ये करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। आत्मीयता, स्वगठित व्यक्ति परकता की बात ये करते हैं। यहाँ पे इन्होंने स्वतंत्रता की बात की है। यहाँ पे इनका एक टर्म निकल के आता है एपिमेलिया हाउटो, अर्थात स्वयं की देखभाल। तो ये क्या है, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इन्होंने नॉलेज की बात की है, तो यहाँ पे नॉलेज की आप लोग देख सकते हैं, बहुत तो ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। ये सारे के सारे आप लोगों को उसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट दिखेगा। ज्ञान का इन्होंने वर्णन जो है वो 2 पार्ट में किया है, सेवायर और कॉन्सॉन्स के रूप में। तो कनेसॉन्स और सेवायर क्या है, इसको मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दिया है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। नारीवादी आलोचना इन्होंने किस प्रकार से की है, और क्रिप्टो मानदंडता या फिर आत्मखंडन और पराजयवाद के बारे में भी इन्होंने बात की है। लैंगिकता की बात इन्होंने की है। तो ये आप लोग यहाँ पे जस्ट इसको आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। और मैं फिर भी कह रही हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो एक बार हमसे ज़रूर क्वेरी कर लीजिएगा कि मैम इस वाले टॉपिक को आप समझा दीजिए, मुझे नहीं समझ में आया है। सामाजिक निर्माणवाद और मानव स्वभाव के बारे में जो नोम चॉस्की, यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं, उन्होंने इनके बारे में कुछ अपने विचार दिए हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। शिक्षा एवं अधिकार में पराजयवाद की बात इन्होंने की है। स्वयं का मनोविज्ञान की बात किया। और यहाँ पे जॉन बाडिलार्ड का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कोट है, फौकॉल्ट को भूल जाओ। और ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, यहाँ पे इनका एक ये फ्रेंच में बुक है, ला विडा दे लॉस हैम्ब्रेस ऐसे करके इनकी बुक है। ये एक बुक जो इनकी है एथिक्स करके, सब्जेक्टिविटी एंड ट्रूथ,
तो यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा हो इसलिए मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे एक बुक है इनकी, व्हाट इज़ क्रिटिक एंड द कल्चर ऑफ द सेल्फ, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बुक भी जो है वो फ्रेंच में है, आप लोग याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में हम लोगों को मिलते हैं। यहाँ पे एक बुक इनकी और है, द जापान लेक्चर्स करके। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देख लेते हैं, दिस इज़ नॉट अ पाइप। ये बुक भी मिशेल फोकाल्ट की लिखी गई है। यहाँ पे आप लोग इनकी बुक देख सकते हैं, सिक्योरिटी, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, ये बुक है। एक बुक इनकी, द हर्मेनेटिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, ये बुक भी है। द फोकाल्ट रीडर, ये बुक 1984 में इनकी लिखी गई है। और द करेज ऑफ ट्रूथ, ये बुक भी मिशेल फोकाल्ट से संबंधित है। एक बुक साइकेट्रिक पावर की नाम से है, यहाँ पे चूँकि ये फ्रेंच में लिखी गई है, यहाँ पे साइकेट्रिक पावर के नाम से इनकी बुक है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये बुक जो कि हम लोग कई बार इसको डिस्कस किए हैं अपने लेक्चर में, ये बुक है डेथ एंड द लेब्रिंथ। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मेंटल इलनेस एंड साइकोलॉजी, एबनॉर्मल। नेक्स्ट बुक, सोसाइटी मस्ट बी डिफेंडेड, ये बुक भी मिशेल फोकाल्ट के द्वारा लिखी गई है। डिसिप्लिन एंड पनिश, ये आप सभी को पता है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये बुक भी मिशेल फोकाल्ट के द्वारा लिखी गई है। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक और पावर अब्लिक नॉलेज, ये बुक भी मिशेल फोकाल्ट के द्वारा लिखी गई है। ओके, कॉप्टिकॉन क्या है इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एक जेल है और यहाँ पे इस तरीके से एक आप लोग देख सकते हैं, जिस तरीके से ये इसका ऊपर से व्यू दिखाया गया है कि अगर हम यहाँ से अगर कोई सर्विलांस अगर हम लगा दें कुछ ऐसा कि जिससे पूरे जेल पे नज़र पड़ती रहे और हम हर किसी को यहाँ से सर्विलांस कर सकते हैं, तो पैटिकॉन जो है वो नियंत्रण की एक अंतर्निर्मित प्रणाली के साथ संस्थागत भवन का एक डिज़ाइन है जिसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी दार्शनिक और सामाजिक सिद्धांतकार जेरेमी बेंथम ने की थी। यह धारणा यह है कि किसी संस्था के सभी कैदियों को एक ही सुधार अधिकारी द्वारा निगरानी रखने की अनुमति की जाए या दी जाए, और वो भी बिना कैदियों को यह जाने कि उन पर नज़र रखा जा रहा है। तो ये जो है ये पैनोप्टिकॉन है। दोस्तों, ये आज का लेक्चर जो था मैं पहले ही बता चुकी थी कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। हालांकि जो भी कंटेंट और मुझे लगा अगर आप लोग देख सकते हैं स्लाइड्स की, अगर मैं सारे को कवर करती तो कम से कम ये 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और हमारे लिए भी 2 घंटे कंटिन्यूअस बोलना एक बोरिंग जैसा, हम बोलने को बोल सकते हैं लेकिन एक बोरिंग जैसा हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग उसको ज़रूर, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी स्लाइड्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, ये चूँकि मैं विकीपीडिया से छाँट के और कंटेंट मैंने यहाँ प्रोवाइड किए, तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एटलीस्ट उसको जस्ट पॉज करिए आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार उसे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर आप लोग इतना भी मिशेल फोकाल्ट के बारे में समझ लिए तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि 99% आप लोग मिशेल फोकाल्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे अलग आप लोगों को और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो लेक्चर तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर हमें करिएगा, बताइएगा कि कैसा रहा आज का लेक्चर, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।